हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कर नियोजन एवं वित्तीय पूंजी संरचना। हमारा टॉपिक जो है कर नियोजन एवं वित्तीय पूंजी संरचना। कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है। इट मीन्स यदि किसी कंपनी को 50 लाख रुपए की आवश्यकता है, 50 लाख रुपए की आवश्यकता है मतलब पूंजी जो कि बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाई जाती है, तो वो 50 लाख रुपए की व्यवस्था किस तरीके से करे। उसके पास ऑप्शन रहते हैं कि वह अपनी पूंजी इकट्ठी करने के लिए अलग अलग साधनों से पैसा इकट्ठा कर सकती है, तो वह कर नियोजन की दृष्टि से किस प्रकार निर्णय लेती है वो हम इसमें सीखेंगे। इसके साथ ही लाभांश के संबंध में कर नियोजन और कर से संबंधित कौन कौन सी बातें हैं वो ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोनस अंश। बोनस अंश जो है वह किसी भी अंशधारी को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं जब कंपनी को लाभ अधिक होता है, और जब कंपनी अपना लाभ लाभांश के रूप में नहीं बांटती है तो वह बोनस अंश के रूप में अपने अंशधारियों को लाभ देती है। और फिर अंतर कंपनी लाभांश, इंटर कंपनी लाभांश जो है उसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंश खरीदती है, ऐसे ही वह सामने वाली कंपनी उस कंपनी के अंश खरीदती है, तो लाभांश जो है वह एक दूसरी कंपनी को जो है एक को प्राप्त होता है और उस कंपनी के द्वारा दिया भी जाता है। तो इन टॉपिक्स को जो है हम यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझेंगे पूंजी संरचना के संबंध में निर्णय। तो पूंजी संरचना के संबंध में निर्णय, चूंकि किसी भी संस्था के पास निर्णय लेने के लिए निर्णय क्यों लेना पड़ता है, तो निर्णय लेना इसलिए पड़ता है क्योंकि किसी भी संस्था के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो जो है अंश पूंजी से अपना पैसा इकट्ठा करे, या फिर ऋण पूंजी मतलब ऋण पत्र इशू करे, या फिर जो है किसी वित्तीय संस्था से ऋण ले, वित्तीय संस्था से ऋण ले। ये 3 साधन जो है किसी भी संस्था के पास होते हैं। और संस्थाएं कौन कौन सी होती है हमने स्वामित्व पहलू में देखी थी। एकाकी व्यापार हो सकता है, साझेदारी हो सकती है और कंपनी हो सकती है। तो जब एकाकी व्यापार को निर्णय लेना होता है कि वह जो पूंजी है उसको किन किन साधनों से एकत्रित करे, साझेदारी फर्म है तो वह किन किन साधनों से अपना पैसा एकत्रित करे, और ऐसे ही कंपनी है तो कंपनी किन किन साधनों से अपना पैसा एकत्रित करे, क्योंकि इन तीनों के पास ये तीनों ऑप्शन होते हैं, तो वह अपना निर्णय किस आधार पर ले वह हम देखेंगे यहाँ पर। तो किसी भी स्वामित्व पहलू के आधार पर किसी भी बिजनेस का फॉर्म यदि किसी भी व्यक्ति को खोलना है तो उसके पास एक मेजर क्वेश्चन होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। तो वह कैसे निर्धारित करता है उन पॉइंट्स को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं किसका, कंपनी के संबंध में। तो कंपनी जब अपना निर्णय लेती है तो उदाहरण ले लें हम कि मान लीजिए कंपनी की पूंजी जो है वह 50 लाख रुपए है। अब ये 50 लाख रुपए का जो स्ट्रक्चर है उसके पास क्या कर सकती है वो कि 15 लाख रुपए की अंश पूंजी ले, पहला ऑप्शन। दूसरा जो है वह 10 लाख रुपए की ऋण पूंजी ले ले, और तीसरा 15 लाख रुपए का वह वित्तीय संस्था से ऋण ले ले, यह ऑप्शन ले सकती है। या फिर ऐसा भी कर सकती है कि 20 लाख रुपए की जो है वह अंश पूंजी ले, 20 लाख रुपए के वह ऋण पूंजी ले, और 10 लाख रुपए की जो है वह क्या ले ले, वित्तीय संस्था से ऋण ले ले। तो अब इसमें से ये अच्छा है या ये वाला ऑप्शन अच्छा है, यह निर्णय वो कैसे लेती है। तो पहला पॉइंट जो है वो है हमारा ऋण पूंजी को प्राथमिकता। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है हमारा ऋण पूंजी को प्राथमिकता। देखिए ऋण पूंजी यदि लेते हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना रहता है कि ऋण पर ब्याज जो है हमें हर साल किसी भी स्थिति में देना है। यदि कंपनी को लाभ हुआ है, यदि कंपनी को हानि हुई है, तो ऋण पूंजी पर प्राथमिकता उन्हीं कंपनियों के द्वारा दी जाए जिनकी आय जो है वह बहुत अच्छी हो, आय निर्धारित हो और मतलब निश्चित हो, निर्धारित हो और अधिक हो। तो वहां पर ऋण पूंजी को प्राथमिकता देना सही है, क्योंकि
ऋण पर ब्याज देना अनिवार्य है, और दूसरा ऋण पूंजी को ऋण से हम पूंजी यदि एकत्रित करते हैं तो हमारी जो है कर की छूट मिल जाती है। हम जो ऋण पूंजी पर ब्याज जो हम चुकाते हैं वह स्वीकृत व्यय होता है, हम जो है अपनी इनकम में से घटा सकते हैं, तो वहां भी हमारी एक बचत हो गई। तो यदि जो है किसी कंपनी की आय बहुत अच्छी है, निर्धारित है, और वह अपनी टैक्स को कम करना चाहता है, तो वह ऋण पूंजी को प्राथमिकता दे सकता है। फिर दीर्घकालीन उपक्रमों के लिए अंश पूंजी को प्राथमिकता। यस, यदि जो है कंपनी ऐसी है जिसकी आय कम है, ठीक है, और भविष्य में लंबे समय तक भी जो है बढ़ने की कोई आशंका नहीं है, भविष्य में कंपनी को लग ही नहीं रहा है कि उसकी कंपनी जो है ग्रो करेगी, तो उस स्थिति में अंश पूंजी को प्राथमिकता देना बेटर है, ठीक है, क्योंकि अंश पूंजी पर जरूरी नहीं है, यदि कंपनी को लाभ नहीं हो रहा है तो लाभांश बांटने की जरूरत नहीं है। हानि वाले वर्ष में लाभांश न भी बांटेगी तो कंपनी को चल जाएगा, और लाभांश नहीं भी बांटना है तो वो बाद में बोनस अंश जो है इशू करके भी लाभ को दे सकती है। फिर है लाभांश पर कर का भार। कंपनी को ये वाला स्ट्रक्चर चुनना है या ये वाला स्ट्रक्चर चुनना है, तो उस संबंध में लाभांश पर कर का भार भी देखना होगा। पहले ऐसा था वर्ष 2021-22 की बात करें हम, तो लाभांश जो चुकाया जाता था कंपनी के द्वारा उस पर कंपनी को कर देना होता था। कब तक? 2021-22 के पहले तक कंपनी को कर देना होता था, लेकिन इसके बाद जो है क्या हो गया है, अब प्राप्त करने वाले को कर देना है। प्राप्त करने मतलब जो अंशधारी है उनको लाभांश जो मिलता है उस पर कर देना होता है, और पहले होता था कि जो कंपनी भुगतान करती है वह लाभांश पर कर चुकाती है। तो हम यदि ये डिसीजन ले रहे हैं कि ये वाली स्थिति लेना है या ये वाली स्थिति लेना है, तो हम उसमें यह भी देख लें कि लाभांश पर कर जो चुकाया जाएगा वह कितना है, और यदि प्राप्त करने वाले को कर देना पड़ रहा है तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वह बोनस अंश इशू कर दे। तो ऐसे में न कंपनी को कर देना पड़ेगा, न ही जो है सामने वाले व्यक्ति को जो लाभांश के रूप में अंश प्राप्त होंगे उस पर उसे कर देना होगा, ठीक है। फिर है अगला लाभों का पुनर्विनियोजन। यदि किसी कंपनी की ऐसा उसका उद्देश्य है, उसने ऐसा टारगेट रखा है कि जो भी कंपनी लाभ कमाएगी उसको जो है वह लाभांश के रूप में नहीं बांटना चाहती है, लाभांश के रूप में नहीं बांटना चाहती है, वह चाहती है कि जो लाभ वो कमा रही है उसका पुनर्विनियोजन कर दे, तो यह वाली स्थिति भी जो है उसे ध्यान रखनी होगी, क्योंकि वह लाभों को जो है लाभांश के रूप में नहीं बांटना चाहती है, तो फिर अंश पूंजी उसे कम निर्गमित करनी होगी, क्योंकि वहां पर अंशों के बदले में अंशधारियों को या तो लाभांश देना होगा या बोनस अंश देने होंगे। तो कंपनी उस स्थिति में ऋण पूंजी को प्राथमिकता दे दे। तो कंपनी की क्या पॉलिसी है, फ्यूचर का क्या एस्पेक्ट है, उसके हिसाब से वह डिसीजन ले। और लास्ट है पूंजी की लागत। हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि अंशों को निर्गमित करने में कुछ खर्चा आता है, ऋण पूंजी को निर्गमित करने में खर्च आता है, और वित्तीय संस्थाओं से हम ऋण लेते हैं तो कुछ ना कुछ खर्च हमें करना पड़ता है, चाहे वो लीगल फॉर्मेलिटीज हो, चाहे पेपर प्रिंट करवाना हो, चाहे हमें रजिस्ट्रेशन करवाना हो, कुछ भी उस संबंध में हमें खर्च आता है। तो डिसीजन लेते समय जो है कंपनी के संबंध में हम पूंजी की लागत को भी ध्यान रखते हैं। जिन साधनों से हमें पैसा इकट्ठा करने में कॉस्ट कम लग रही है, खर्चा कम हो रहा है, तो हम उस साधन को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग पॉइंट हैं जो कंपनी अपनी सुविधा और अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करती है कि उसे कौन सा वाला ऑप्शन जो है वह चूज करना है। तो ये पॉइंट जब भी कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को निर्धारित करेगी, ये जो 50 लाख रुपए को निर्धारित करेगी, तो उसे ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, या कोई और उसे जो है फॉर्मेट यूज करना है, तो यह निर्णय लेते समय जो है वह ये जो पॉइंट्स हैं, ऋण पूंजी को प्राथमिकता, दीर्घकालीन उपक्रम के लिए अंश पूंजी को प्राथमिकता, यदि आय के संबंध में लाभांश पर कर की दर क्या है, और लाभों का पुनर्विनियोजन करना चाहती है क्या नहीं, या और कॉस्ट कितनी पड़ रही है, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के जो है वह पूंजी संरचना संबंधी निर्णय लेगी। ठीक है, चलिए अब उदाहरण की हेल्प से, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से डिसीजन लिए जाते हैं।
चलिए हमारा उदाहरण है अब ये क्या दिया हुआ है। प्रशांत लिमिटेड एक घरेलू कंपनी है। कंपनी उत्पादन वर्ष 2021-22 में वृद्धि के लिए एक विस्तार कार्यक्रम पर विचार कर रही है। मतलब कंपनी जो है अब सोच रही है कि उसे और बिजनेस को बढ़ाना है और वित्तीय प्रबंध के लिए उसके पास निम्नलिखित विकल्प हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर उसे डिसाइड करना है तो उसके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो गया विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी। पहला विकल्प में क्या बोल रहा है, देखिए पूंजी की आवश्यकता तीनों दशाओं में 1 करोड़ रुपए की है। ठीक है, अब पहली कंडीशन में वो सोच रहा है कि 40 लाख रुपए की अंश पूंजी लगाए, 40 लाख रुपए के ऋण पत्र लगाए और 20 लाख रुपए के वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले। दूसरे विकल्प में सोच रहा है कि पूरी की पूरी जो है वो अंश पूंजी ही लगाए, ऋण पत्र और जो है वह बिल्कुल नहीं लगाए। और तीसरी कंडीशन में वो सोच रहा है कि 30 लाख रुपए की अंश पूंजी, 30 लाख रुपए के ऋण पत्र और 40 लाख रुपए के जो है वह वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले। ठीक है, अब ब्याज व कर काटने के पूर्व विनियोजित राशि पर 20% लाभ की आशा है। यह मतलब उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो भी पूंजी वो लगाएगा उस पे ब्याज और कर घटाने के पहले 20% रिटर्न मिलेगा। कंपनी को कौन सी पूंजी संरचना अपनाना चाहिए कि अंशधारियों को अधिकतम प्रतिफल मिले। नेचुरली कोई भी व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। जनता कंपनी के अंशों में विनियोग करने के लिए तभी तत्पर होगी जबकि कम से कम 15% लाभांश मिले। मतलब अंशधारी कंपनी में पैसा तभी लगाएंगे जब उन्हें 15% रिटर्न जो है वह मिले। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 की दशा में कर की दर 26%, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सहित कितनी है, 26% है। समता अंश पर प्रत्याय की दर के आधार पर निर्णय दीजिए। तो यहाँ पे हमें जो है डिसीजन देना है। तो स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वित्तीय संरचना संबंधी निर्णय, वित्तीय संरचना संबंधी निर्णय जो है हमें लेना है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए हम कॉलम बना लेंगे इस तरीके से, ये हमारे 3 कॉलम हो जाएंगे, विकल्प ए, विकल्प बी और ये विकल्प सी। और ये हमारा कॉलम रहेगा विवरण का, ये विवरण विकल्प ए, बी और सी। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे कि बिजनेस में इन कंपनी को कितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। तो यहां देखिए हमने पढ़ा था 20% लाभ की आशा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पे विनियोजित पूंजी पर लाभ। तो देखिए लाभ हम निकालेंगे तो हमारी पूंजी कितनी है, 1 करोड़ रुपए टोटल लगाएगा वो, और 1 करोड़ पे लाभ की आशा जो है 20% है। तो हम यहाँ पे निकालें तो ये हमारे 1 करोड़ रुपए हुए। ठीक है, इसका 20%। तो लाभ कितना सोच रहे हैं वो, 20 लाख रुपए। तीनों कंडीशन में 20 लाख रुपए जो है लाभ की आशा है। ठीक है, ये हमने लिख लिए। अब कौन कौन सा एक्सपेंडिचर हमें देना है, तो ऋण पत्र जब इशू करेगा तो वह जो है उस पर ब्याज चुकाएगा। तो पहला है ऋण पत्र पर ब्याज, कितना प्रतिशत बोल रहा है वो, देखिए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 12%, और 40 लाख है तो 40 लाख का 12%। यहां हम निकाल लेंगे 40 लाख का 12%। तो ये कितना हो जाएगा, 4,80,000। इसको हम घटा लेंगे। और दूसरे ऑप्शन में निल है, वो हम निल कर देते हैं। तीसरे ऑप्शन में जो हमारी राशि है वो है 30 लाख रुपए। तो 30 लाख का 12%, ये हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3,60,000। ठीक है, ऐसे ही जो है फिर है वित्तीय संस्थाओं से ऋण यदि लेगी तो 15% की दर से ब्याज चुकाना होगा। तो ये भी घट जाएगा, ऋण पर ब्याज। अब देखिए कितना है, 20 लाख है, 20 लाख का 15%, तो कितना हो जाएगा ये, 3 लाख रुपए।
इस वाले ऑप्शन में नील है, और तीसरे ऑप्शन में बोल रहा है 40 लाख का 15%। तो 40 लाख का 15% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए। ठीक है, अब जो है हम हमारी आय निकाल लेंगे, हमारी कर योग्य आय। तो कर योग्य आय निकालेंगे तो देखिए 20 लाख में से ये दोनों घटाने वाली चीजें हैं, तो हम घटा लेंगे। तो 7,80,000 हम घटाएंगे तो 12,20,000 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें से तो कुछ घटाना ही नहीं है सेकेंड ऑप्शन में। और थर्ड ऑप्शन में जो है हमें घटाना है, तो 20 लाख में से 3 और 6 9,60,000, तो ये घटा लेंगे तो 10,40,000 जो है हमारी कर योग्य आय आ जाएगी। ये हो गया हमारा। अब इस पर कंपनी को कर देना होगा, तो इस पे हम लगाएंगे कर। तो कर कितना बोल रहा है वो देखिए 25%, 26% बोल रहा है स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर सहित। ध्यान देना स्टूडेंट, हमने जो है कंपनी की कर की दर पड़ी हुई है जिसमें 25% था और 30% थी। आप एक बार यूनिट फर्स्ट में रिवाइज देख लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे यदि कंपनी की इनकम 400 करोड़ रुपए तक हो तो 30% लगता है, अन्य दशा में 25%। तो 25% जो है हमारा रहेगा। और मैंने बताया था उस समय में कि एजुकेशन सेस कंपलसरी है और वो 4% होता है। तो 25 का आप 4% निकालेंगे, तो 25 का 4% जब आप निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। मतलब कंपनी पे कर की दर हम कितनी लगाएंगे, 26%। तो ये क्वेश्चन में जो 26% दिया है वो इस तरीके से दिया है। यदि एग्जाम में आपको आया 25% कर की दर है, तो आप ध्यान रखना स्टूडेंट, आप शिक्षा व जो स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर के 4% जरूर जोड़ना, और 4 डायरेक्ट मत जोड़ देना। क्या करना है आपको, 25% जो है उसका पहले 4% निकालेंगे। तो 25 का 4% जब आप निकालोगे तो 1 आएगा, उसको आप जोड़ना, कोई सी भी रेट हो। यदि 30% हो तो 30 का 4% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3, 1.2, तो वो हम ऐड करेंगे, मतलब रेट कितनी होगी, 31.2। तो ये ध्यान रखना है हमको कि कर की दर जो है हमेशा एजुकेशन सेस के साथ ही लेना है। तो अब हम कर निकाल लेंगे। तो कर जो निकालेंगे हम 12,20,000 का कितना परसेंट है हमारा, 26%। तो 12,20,000 का 26%, तो यह आ जाएगा 3,17,200। ये हमने निकाल लिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम 20 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे, 26%। तो 20 लाख का 26% हो जाएगा हमारा 5,20,000। और तीसरी कंडीशन में हम निकालेंगे 10,40,000 का 26%, तो यह आ जाएगा 2,70,400। ये हमारा कर है, टैक्स जो हमें देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हमें डिसीजन वो बोल रहा है कि समता अंश पर प्रत्यय की दर के आधार पर डिसीजन दीजिए। मतलब समता अंश की जो रिटर्न रेट होती है उसके आधार पर आपको डिसीजन देना है कि कौन सा विकल्प जो है वह सही है। यदि वो बोलता है कि ब्याज व कर के पश्चात की आय पर आप डिसीजन दीजिए, तो हम क्या करते, हमारे पास ब्याज व कर के पश्चात के जो है इनकम है तो हम उसके बेसिस पे डिसीजन दे देते। लेकिन यहां पर उन्होंने डिसीजन देने का बोला है हमको किसके आधार पर, ब्याज, ये समता अंश पर प्रत्यय। तो समता अंश पर प्रत्यय के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा वह, समता अंश पर प्रत्यय। तो विकल्प ए, बी और सी, क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है, हम यहां लिख लें, जो लाभ आया है हमारा वो गुणित 100 बटे समता अंश पूंजी, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो पहली जो हमारी लाभ कितना आया है, 3,17,200 गुणित 100, और समता अंश पूंजी पहली कंडीशन में कितनी है, 40 लाख रुपए। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे
तो हमारा लाभ कितना आया है? जस्ट मिनट, हमने कर निकाल लिया है और कर में से लाभ जो है वह घटाया नहीं है, तो हम यहाँ पे जो लेंगे वह कर घटाने के बाद जो लाभ आएगा उसको लेंगे। 3,17,200 नहीं लेंगे, हम जो है हमारा लाभ जो आएगा उसको लेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ये जो है 3,17,200 नहीं आएगा, हमारा जो लाभ है वो आएगा कितना? ध्यान दीजिएगा, पहली कंडीशन में ये अभी हम बी और सी को भी हटा देते हैं, पहले ए हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ए को हम समझेंगे, तो हमारा जो है कितना आया था? 12,20,000 जो है हमारा कर योग्य आय थी, इसमें से हम कर की राशि घटा देंगे 3,17,200, तो ये हमारा लाभ कितना आएगा? 800, और ये हो जाएगा 3, 4 और 8, 8,43,800 रुपए जो है हमारा लाभ कहलाएगा। ठीक है ना, हमने कर की राशि रख ली थी। अब हम हमारे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या रखेंगे हम? 8,43,800 गुणित 100 और बटे जो है हमारी पहली कंडीशन में समता अंश पूंजी कितनी है स्टूडेंट्स? 40 लाख रुपए। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारी पहली जो है वह रेट आ जाएगी, तो 8,43,800 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 40 लाख। ठीक है, तो ये हमारी आ रही है 21.095, ये हमारी पहली रेट आ रही है। इसी प्रकार से हम दूसरी रेट्स भी निकालेंगे, तो दूसरी रेट्स को हम निकालेंगे, तो दूसरी बी और सी के लिए हम सेम इसी प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। तो बी की कैलकुलेशन करके हमारा आंसर जो है वह आएगा 14.8%, और सी के लिए हम कैलकुलेशन कर लेंगे 10,40,000 माइनस 2,70,400, ये 7,69,600 हमारा लाभ आया। इसमें हम गुणा करेंगे 100 का और डिवाइड करेंगे तीसरी कंडीशन में जो है वो है 30 लाख। तो ये तीसरी कंडीशन की हमारी आ रही है 25.65। ये हमारे तीनों आंसर आ गए। ठीक है, मैंने ए का करके बताया, इसी प्रकार से आप बी और सी का करेंगे कि लाभ में कर योग्य आय में से कर घटाकर जो आएगा वो हमारा लाभ होगा। और ये जो रेट आ गई है, अब हमारा मेन आंसर हमको देना है कि तीनों विकल्प में से विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी में से बेस्ट कौन सा है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे ज्यादा आंसर किसका आया? हमारा विकल्प सी का, मतलब कि विकल्प सी को अपनाना चाहिए जहां पर समता अंश पर प्रत्याय की दर जो है वह सबसे अधिक है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको सॉल्यूशन जो है इसी तरीके से करना है। सबसे पहले कितने लाभ की उम्मीद है, उसमें से ऋण पर जितने भी ऋण लिए हैं उन पर ब्याज को आप घटा दोगे, जो भी राशि आएगी उस पर आप कर की गणना कर लेंगे, कर को जो है उस आय में से घटा देंगे, वो हमारा शुद्ध लाभ आ जाएगा, और फिर जो है आप प्रत्याय की दर निकाल लेंगे। तो ये मैंने आपको एक पैटर्न बताया है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आने की संभावना है। स्टूडेंट्स, अभी हमने कंपनी का देखा, अब हम देखेंगे सोल ट्रेडरशिप है, एकल स्वामित्व वाला यदि व्यापारी है तो वह किस प्रकार से अपने पूंजी संरचना के डिसीजंस जो है वह लेता है। तो एकल स्वामित्व की दशा में पूंजी संरचना, तो सबसे पहले रिश्तेदारों से ऋण प्राप्त करना। यदि किसी एकल व्यापारी मतलब जो कि सिंगल बिजनेसमैन होता है, सिंगल मालिक होता है, सारी रिस्क जो है उसी की होती है, और जो लाभ कमाता है वह भी उसका खुद का ही होता है। तो अब जब एकल स्वामित्व को मान लीजिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, अब 10 लाख रुपए की आवश्यकता है तो उसके पास वही 3 ऑप्शन है
कि वह या तो अंश पूंजी निर्गमित करे या ऋण पूंजी निर्गमित करे, या फिर जो है वित्तीय संस्था से ऋण ले, वित्तीय संस्था से ऋण, या फिर जो है वह रिश्तेदारों से भी ऋण ले सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होती है जनरली एकल स्वामित्व में, तो वह रिश्तेदारों से भी ऋण ले सकता है। तो यदि एकल स्वामित्व को जब पूंजी संरचना की डिसीजन लेनी है तो वह यह डिसाइड कर ले कि उसे कितने ऋण की आवश्यकता है, और यदि रिश्तेदारों से वह ऋण लेता है तो उसका जो ऋण पर ब्याज है, चूंकि रिश्तेदारों से ऋण लेगा तो जो ऋण पर ब्याज है उसकी कटौती जो है उसे मिल जाएगी। ठीक है ना, जब ब्याज का स्वीकृत व्यय के रूप में व्यापार पेशे में से आय में से हम घटा सकते हैं, तो इस तरीके से एकल व्यापारी का जो टैक्स लायबिलिटी है वह कम हो जाएगी। तो रिश्तेदारों से ऋण प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस कंडीशन में कि जब उसकी आय जो है वह निर्धारित हो, क्योंकि ऋण पूंजी पर ब्याज जो है वह हमेशा दिया जाता है, लेकिन चूंकि ऋण हम रिश्तेदारों से प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्याज को चुकाने की बाध्यता नहीं होगी। फिर कम आय वाले रिश्तेदारों से ऋण प्राप्त करना, यह दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिन रिश्तेदारों की आय कम है, जैसे लेडीज की जो है, लेडीज की नाम से यदि हम ऋण लें तो महिलाओं की आय यदि कम है तो जब उनको ब्याज जो दिया जाएगा वह सामने वाले के, मतलब जो भी रिश्तेदार है, जैसे हमने मम्मी का एग्जाम्पल लिया, तो जब हम ब्याज उनको चुकाएंगे तो उनको भी वह प्राप्त ब्याज जो है वह कर से मुक्त होगा। तो इसीलिए यदि रिश्तेदारों से ऋण लेने का सोच रहे हैं तो उसमें बेहतर होगा कि ऐसे रिश्तेदार से ऋण लिया जाए, ऐसे रिश्तेदार के नाम से ऋण लिया जाए जिसकी आय स्वयं की कम हो, तो सामने वाले को भी फायदा होगा और हमें जो एकल व्यापारी है उसे तो फायदा होगा ही कि व्यापार पेशे की आय में से स्वीकृत व्यय के रूप में ब्याज की राशि जो है वह घटा दी जाएगी। ठीक है, फिर अंशों में विनियोग। देखिए, अंशों में विनियोग जो है कोई भी कंडीशन करे, मतलब चाहे एकाकी व्यापार हो चाहे कंपनी हो, वह अंशों में विनियोग उसी दशा में करे जब लाभ अधिक होने की आशा हो, अधिक होने की आशा हो, क्योंकि जो अंशों में विनियोग जब किया जाता है तो उस कंडीशन में जो लाभ होता है वह हमें लाभांश के रूप में अंशधारियों को देना होता है, और लाभांश के रूप में जब अंशधारियों को देना होता है तो जो लाभांश है वह प्राप्तकर्ता के हाथ में क्या होता है, 21-22 से कर योग्य होने लगा है। तो डिसीजन कैसा लेना है वो डिपेंड करता है कि इस एकल व्यापारी की भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। यदि उसे जो है भविष्य में उम्मीद है कि लाभ बहुत अधिक होगा और वह लाभों का पुनर्विनियोग करना चाहता है, तो उसके लिए बेहतर होगा कि अंशों में विनियोग करे, क्योंकि ऋण में यदि विनियोग करता है तो ऋण पर ब्याज उसे अनिवार्यतः चुकाना ही होगा, उसमें वह कुछ भी बचाकर नहीं रख सकता है। लेकिन अंशों में यदि विनियोग करता है एकल व्यापारी तो लाभांश को जो है वह बोनस अंश के रूप में बाद में निर्गमित कर सकता है। तो इस तरीके से व्यापारी की प्लान क्या है, भविष्य से संबंधित उसके उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर उसे डिसीजन लेना चाहिए। फिर करमुक्त लाभांश। करमुक्त लाभांश 2021-22 के पहले एकल व्यापारी जो भी लाभांश बांटता वह क्या होता था, टैक्स काटने के बाद जो है लाभांश बांटा जाता था, तो प्राप्तकर्ता के हाथों में जो लाभांश है वह कर मुक्त होता था। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें हमारे वर्ष से संबंधित, तो अब जो है कंपनी जो या एकल व्यापारी जो लाभांश का भुगतान करेगा उसको कर नहीं देना है, बल्कि जो व्यक्ति लाभांश को प्राप्त करेगा उस व्यक्ति को कर देना है। तो लाभांश की स्थिति को देखते हुए वह डिसीजन लेके उसे कितना अमाउंट जो है वह अंश पूंजी से एकत्रित करना है, कितना अमाउंट जो है उसे ऋण पूंजी से एकत्रित करना है, और कितना अमाउंट उसे रिश्तेदारों से या किसी बैंक से लोन लेना है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन बनता है कि एकल स्वामित्व को पूंजी संरचना संबंधी निर्णय लेते समय कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। फिर ऐसे ही हम बात करेंगे पार्टनरशिप की, साझेदारी फर्म की। तो साझेदारी फर्म के संबंध में भी बहुत ज्यादा नियम नहीं है, बेसिक नियम जो हमने कंपनी में पढ़े हैं वही है कि यदि अधिक आय होने की संभावना है और स्थिर आय होने की संभावना है तो ऋण पूंजी में विनियोग करे,
और यदि जो है उसे कम आय होने की संभावना है तो वह अंश पूंजी में विनियोग करे। इस प्रकार से पॉइंट जो है वो वही है, ब्याज की दर। पहला पॉइंट है साझेदारी फर्म में ब्याज की दर। साझेदारों को जो ब्याज दिया जाता है, यदि फर्म की बात करें तो 12% तक का ब्याज, पूंजी पर जो ब्याज है वह 12% तक का ब्याज जो है वह स्वीकृत होता है। उससे अधिक का ब्याज वो क्या होता है, अस्वीकृत होता है। और अस्वीकृत होता है मतलब इस पे फर्म को कर देना होगा। तो बेहतर है कि फर्म उतना ही लोन के रूप में ले ताकि ब्याज की राशि जो है वह 12% तक ही हो। 12% तक के ब्याज के बाद जो है वह अन्य साधनों से पैसों की व्यवस्था करे। फिर अगला है आपका फर्म का निर्माण। फर्म का निर्माण किस उद्देश्य के लिए हुआ है, क्योंकि जनरली साझेदारी फर्म का उद्देश्य एक निर्धारित होता है और एक उसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए फर्म स्थापित की जाती है। तो फर्म के निर्माण में कौन कौन से लोग लगे हुए हैं, किस उद्देश्य के लिए उसकी स्थापना की गई है, वो बहुत मायने रखता है। तो उसमें ध्यान रख के जो है फर्म का डिसीजन ले कि कितनी पूंजी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। फिर ऋण पूंजी में विनियोग। देखिए ऋण पूंजी में विनियोग पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए कि ऋण पूंजी में विनियोग तभी होता है जब आय निश्चित हो, आय की जो इनकम है वह उसकी अमाउंट फिक्स हो और अधिक होने की संभावना हो, क्योंकि ऋण पर ब्याज किसी भी स्थिति में दिया कंपलसरी होता है और अंशों पर लाभांश कंपलसरी नहीं होता है। जिस वर्ष में लाभांश नहीं हुआ है, कंपनी जो है अपने अंतर नियमों में परिवर्तन करके डिक्लेयर कर सकती है कि कंपनी इस साल कोई लाभ नहीं बांटेगी। लेकिन यदि ऋण पर ब्याज है, तो ऋण लिए हैं आपने, तो ऋण पर ब्याज तो कंपनी को लाभ हो चाहे हानि हो बांटना ही पड़ता है। तो फर्म की स्थिति में भी सेम नियम चलेगा कि ऋण में विनियोग उस तभी करे जब उसकी आय की स्थिरता हो। ठीक है, तो ये है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर से संबंधित साझेदारी फर्म, एकाकी व्यापार और कंपनी में किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। यस स्टूडेंट, अब हम देखेंगे हमारा यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लाभांश। डिविडेंड क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो लाभांश को समझने के लिए सबसे पहले लाभांश जो होता है वह कंपनी के द्वारा जो भी आय कमाई जाती है उसमें से कर घटाने के बाद जो लाभ बचता है वह जो अंशधारियों को दिया जाता है। जो भी लाभ बचता है कंपनी के द्वारा, जो भी संचय में ट्रांसफर करना है, भविष्य के लिए बचा के रखना है, वो सारी योजनाओं के बाद जो लाभ बचता है वह अंशधारियों को दिया जाता है। वह क्या कहलाता है, लाभांश। मतलब यदि लाभांश की परिभाषा हम देखें तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि लाभांश कंपनी के द्वारा अपने अंशधारियों को दिया जाने वाला भुगतान है, जो कि वह अपने वर्ष भर में कमाई हुई आय में से कर का भुगतान करने के बाद जो राशि बचती है उसमें से किया जाता है। ये होती है लाभांश की परिभाषा। अब हम देखें अधिनियम। तो लाभांश की जो परिभाषा कंपनी अधिनियम 222 के अंतर्गत क्या दी गई है, तो कंपनी अधिनियम 222 की अंतर्गत लाभांश की परिभाषा दी गई है। पहला, ऐसी राशि जिससे संपत्तियों का मूल्य कम हो जाए। संपत्तियों का मूल्य कम हो जाए वह क्या होता है, लाभांश। ठीक है, संपत्तियों का मूल्य कम हो जाए। दूसरा पॉइंट है समापन के समय पर वितरण। समापन मतलब कंपनी जब बंद हो रही है उस समय में जो दिया जाता है वह लाभांश कहलाता है। तीसरा, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में जो दिया जाता है वो तो हम जानते ही है सभी, पूर्वाधिकार अंश या समता अंश।
इसके समय में जो दिया जाता है वह भी लाभांश कहलाता है। इसके साथ ही चौथा पॉइंट है कि अंश पूंजी में कमी करके, अंश पूंजी में कमी की और उसका वितरण कर दिया, तो वह भी कहा जाता है लाभांश। ठीक है, तो इस प्रकार से अधिनियम के अंतर्गत लाभांश की परिभाषा जब आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि संपत्तियों के मूल्य में कमी करके जो दिया जाता है, संपत्ति मतलब ऐसा वितरण कर दिया जाता है, या फिर समापन के समय पे जो पैसा बांटा जाता है वो लाभांश होता है। पूर्वाधिकार अंश और समता अंशों पर जो लाभ दिया जाता है वह लाभांश होता है। और चौथा है अंश पूंजी में कमी करके जो वितरण किया जाता है, पैसा बांटा जाता है, वह लाभांश होता है। ठीक है, अब लाभांश के संबंध में आयकर अधिनियम के कौन कौन से नियम है? तो आयकर अधिनियम के नियम जो है, लाभांश भुगतानकर्ता कंपनी पर, मतलब लाभांश का जो भुगतान करती है कंपनी उस पर, और लाभांश जो है प्राप्तकर्ता अंशधारी पर। बार बार नियम चेंज हुए हैं इसमें कि पहले जो है लाभांश यदि 97-98 की बात करें तो भुगतान देने वाली कंपनी को लाभांश पर कर चुकाना होता था। 2001-2 में फिर बंद कर दिया गया, फिर प्राप्तकर्ता पर कर दिया गया। इस प्रकार से इन नियमों में समय अवधि के अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। तो वर्तमान समय में 2021-22 से जो है क्या नियम कर दिया गया है कि जो कंपनी लाभांश बांटेगी उसे उस पर कर नहीं देना होगा। जो कंपनी जो अंशधारी लाभांश प्राप्त करेंगे उन्हें उस पर कर देना होगा। ठीक है, चलिए लाभांश के संबंध में अगले नियम हम देखते हैं। तो लाभांश की आय के संबंध में कर नियोजन क्या दिए हुए हैं हमें? पहला दिया है नियमित लाभांश देने वाली कंपनी में विनियोग। यदि एक अंशधारी के नजरिए से हम देखें तो उसे ऐसी कंपनी में विनियोग करना चाहिए अंशों के रूप में जहां कंपनी को नियमित आय हो रही हो। क्योंकि देखिए ऋण पर ब्याज जो है कोई भी कंपनी रेगुलर चुकाती है, लाभ हो या हानि हो, लेकिन लाभांश जो है कंपनी के द्वारा अनिवार्य नहीं होता है। अब अनिवार्य नहीं होता है तो जो अंशधारी है उसके नजरिए से हम सोचें तो वो यदि अपना कहीं पैसा लगा रहा है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि उसे लाभांश बराबर से मिले। तो एक अंशधारी के नजरिए से यदि हम सोचें तो नियमित लाभांश देने वाली कंपनी में ही विनियोग करना चाहिए जहां पे नियमित लाभांश मिले और लगभग जो है हमें निर्धारित राशि से लाभांश मिले। तो ऐसे में अंशधारी का भविष्य जो है वह सिक्योर रहेगा। ठीक है, फिर है बैंक जमा की बजाय अंशों में विनियोग। वो कब करेंगे हम? देखिए तुलना कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति जो है बैंक ब्याज कितना मिल रहा है और यदि वह अंशों में विनियोग करें तो लाभांश कितना मिल रहा है। यदि उसके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए यदि बैंक में जमा करता है और वर्तमान समय में यदि 7% ब्याज की दर है तो कितना हो जाएगा? 7% जो है उसका 7,000 रुपए। और मान लीजिए वो किसी सामान्य इनकम वाली कंपनी में विनियोग करता है और वहां से उससे जो है 9,000 रुपए इनकम मिल रही है, 9,000 रुपए इनकम मिल रही है, तो उसे जो है किस में विनियोग करना चाहिए? 9,000 में, मतलब अंशों में विनियोग कर देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें यह सोचने वाली बात है कि यदि अंशों में विनियोग करते हैं तो जोखिम भी रहती है। तो दोनों का कंपैरिजन बराबरी से करके उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए कि उसे अंशों में विनियोग करना है या बैंक में पैसे जमा करना है। ठीक है, फिर कम मूल्य वाले अंशों में विनियोग। कम मूल्य वाले अंशों में विनियोग इसीलिए बोल रहे हैं कि वही जोखिम की संख्या, जोखिम जो है वह कम हो जाएगी। कम मूल्य वाले अंशों में विनियोग करने से क्या होगा कि हमने जो पैसा लगाया है उस पे हमारे लॉस जो है वह कम से कम होगी। ठीक है ना, कम मूल्य वाले अंशों में हम विनियोग कर रहे हैं, मतलब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हम इस तरीके से डिसाइड करें कि जो बैलेंस है वो हमारा बराबर चले, कि जो है इनकम भी हमारी डिस्टर्ब ना हो, रिस्क भी हमारी रहे, और ऐसा ना हो कि हम रेगुलर इनकम के चक्कर में जो है जो ज्यादा इनकम कमा सकते हैं वहां पे हम पैसा ही न लगा रहे हों। तो थोड़ा सा डिसीजन हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना होगा। फिर बोनस अंश देने वाली कंपनी में विनियोग। यस, बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि लाभांश नहीं देती हैं।
ठीक है ना। उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, बोनस अंश निर्गमित करना। तो यदि इस तरीके का कोई ऑप्शन है तो कंपनी को निश्चित ही ऐसी कंपनी में विनियोग कर देना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, अंशधारियों को, क्योंकि बोनस अंश से ये फायदा होता है कि उसकी कंपनी में होल्डिंग बढ़ जाती है और बोनस अंश में जो है वह मालिक ज्यादा अंशों का हो जाता है और कंपनी जब भी लाभांश बांटेगी या जब भी किसी प्रकार का डिसीजन लेगी तो उसको बहुत फायदा होगा। तो ऐसी कंपनी जो लाभांश नहीं देती है उसके बदले में बोनस अंश देती है, उस कंपनी में विनियोग करना जो है वह बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फिर नए अंशों में पुनर्विनियोग, यदि जो है कोई अंशधारी जो है वह विनियोग करना चाहता है तो उसे नए अंशों में, मतलब पुरानी कंपनी में ही दूसरे अंश खरीदने की बजाय नई कंपनी में नए अंश खरीदना चाहिए, ताकि दो कंपनियों में उसका बैलेंस रहे। तो एक कंपनी में यदि लाभांश नहीं भी मिल रहा है या कम मिल रहा है, कम इनकम हो रही है, तो उसने जो नए अंश विनियोजित किए हैं, दूसरी कंपनी में किए हैं, वहां से उसका बैलेंस जो है वह बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यदि लाभ के संबंध में कर नियोजन के बारे में आपको सवाल आता है, थ्योरी आती है कि अंशधारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझाइए, तो आप इन पॉइंट्स को लेकर इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है बोनस अंश। तो बोनस अंश क्या होते हैं? देखिए, बोनस अंश जो है किसी भी कंपनी के द्वारा लाभांश वितरित न करके, लाभांश वितरित ना करके क्या करती है, वह बोनस अंश देती है। तो बोनस अंशों की लागत जो है वह क्या होती है, शून्य होती है। इट मीन्स, मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, वो किसी कंपनी के अंशधारी हैं, 500 अंश उनने किसी कंपनी के खरीद रखे हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी के खरीद रखे हैं। अब कंपनी जो है वर्ष के अंत में लाभांश मिलना चाहिए, अब वो नहीं मिल रहा है और कंपनी ने जो है लाभांश के बदले में ऑफर किए हैं बोनस अंश, तो बिल्कुल दे सकती है। उन्होंने कहा कि 500 अंशधारी जो हैं, मतलब 500 जिनके पास अंश है कंपनी के, उनको ये कंपनी का निर्णय होता है कि वह कितने अंश बोनस अंश देगी। 10 के बदले में 1 दे सकती है, 100 के बदले में एक दे सकती है बोनस अंश, या 200 के बदले में 1 दे सकती है, या 5 दे सकती है, कुछ भी। ये रेशियो कंपनी, जो बांटने वाली कंपनी है, वह डिसाइड करती है कि कितने अंशों के बदले में कितने बोनस अंश देना है। तो हमारे उदाहरण में मान लीजिए उन्होंने कहा कि जिनके पास 500 अंश हैं उन्हें 10 अंश बोनस अंश के रूप में दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर मिस्टर एक्स के पास 500 प्लस बोनस अंश हो गए 10, तो 510 अंक का वह 510 अंशों का जो है वह मालिक बन गया। मतलब अब उसकी होल्डिंग कितनी हो गई यहाँ पे, 510 अंशों की, ठीक है। तो ये होते हैं बोनस अंश, जो कि कंपनी के द्वारा फ्री में दिए जाते हैं। अब बोनस अंश के समय में कर दायित्व, यदि बोनस अंश के बारे में आपको लिखने को आता है तो आप इन पॉइंट्स के थ्रू जो है इसको समझा सकते हैं कि बोनस अंश के निर्गमन के समय, देखिए बोनस अंश जो है के समय जब कर दायित्व की बात करते हैं तो कंपनी को भी कोई कर नहीं देना होता है, कंपनी को भी कोई कर नहीं देना होता है, और ना ही जो प्राप्त करता है, मतलब मिस्टर एक्स को भी कोई कर नहीं देना होगा। हाँ, यदि लाभांश देती कंपनी, बोनस अंश न देके यदि कंपनी लाभांश देती तो फिर मिस्टर एक्स को कर देना होता, ठीक है ना। तो बोनस अंश के निर्गमन के समय कर न तो कंपनी को कर देना होता है, न ही प्राप्त करने वाले अंशधारी को। फिर है समता अंशधारियों को विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन। तो उनका ये, यदि कर नियोजन की दृष्टि से हम देखें तो जो समता अंशधारी हैं, मतलब ये जो मिस्टर एक्स है, कंपनी इनको क्या कर सकती है, विमोचनशील अधिकार अंशों का निर्गमन कर दे। तो भी कर नियोजन की दृष्टि से विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं, विमोचनशील होते हैं जिनका एक निश्चित समयावधि के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। जैसे हमारे उदाहरण में उसके पास कितने अंश हो गए, 510। इसका यदि प्रकार कंपनी निर्गमन करते समय इसका जो लेटर बनाए उसमें ये लिख दे कि ये जो है विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश है, ऐसा लिख दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
मिस्टर एक्स जब भी जो है कंपनी में जाएंगे तो ये जो 10 अंश उन्हें मिले हैं बोनस अंश के रूप में, इसका कंपनी उसे भुगतान कर देगी। मतलब इसके बदले में कंपनी पैसे दे देगी और मिस्टर एक्स जो है कभी भी उसका पैसा कंपनी से ले सकते हैं। ये कब हो पाएगा? जब विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश होंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। फिर है पूर्वाधिकार अंशधारियों को बोनस अंश जारी करना। देखिए, दो प्रकार के अंशधारी होते हैं कंपनी में, एक होते हैं समता अंशधारी और दूसरे होते हैं पूर्वाधिकार अंशधारी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो है पूर्वाधिकार मिलता है, मतलब कि जब कंपनी लाभ बांटती है तो सबसे पहले इनको बांटती है, पूर्वाधिकार को। कंपनी यदि बंद होती है तो पैसा वापस करने की बात आती है तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को करती है। और समता अंश मान ले हम घर के लोग होते हैं जिनको बचा कुचा मिलता है। यदि ज्यादा लाभ हो रहा है तो समता अंशधारियों को मिलेगा, यदि लॉस हो रहा है तो समता अंशधारी बियर करेंगे। यदि कंपनी समापन में जा रही है और आखिरी में पैसा बांटने की बात आ रही है तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने के बाद जो बचेगा वो समता अंशधारियों को मिलेगा। अच्छा, लेकिन इसका एक फायदा ये भी है कि समता अंशधारी ही कंपनी का संचालन कर सकते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के किसी भी मामले में बोलने का अधिकार नहीं होता है, केवल वे अपने मामले में बोल सकते हैं। तो और पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक निश्चित प्रतिशत की दर से लाभांश दिया जाता है। कंपनी को भले 50 लाख का प्रॉफिट हो, फिर भले ही उसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो प्रतिशत उनको शुरुआत में बोला गया है उसी रेट से भुगतान किया जाता है। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को बोनस अंश निर्गमित करने से जो है क्या हो जाएगा कि हमारी कंपनी की जो मालिक है समता अंशधारी होते हैं, तो चूंकि हम पूर्वाधिकार अंशधारियों को बोनस अंश जारी करेंगे तो हमारा मालिक का जो परसेंट होता है वह चेंज नहीं होगा और पूर्वाधिकार अंशधारी में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, तो उन्हें निर्धारित प्रतिशत से ही लाभांश देना होगा, हमें उन्हें ज्यादा पैसे का भुगतान नहीं करना होगा। फिर बोनस अंश पर लाभांश। बोनस अंश पर लाभांश जो है उसी तरीके से दिया जाता है जिस तरीके से सामान्य अंशों पर लाभांश दिया जाता है। इशू करते समय इसका नाम बोनस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी लागत जो है, मतलब इसको जैसे 10 शेयर जो यहाँ पे मिस्टर एक्स को मिले, जो 10 शेयर मिले उसके लिए मिस्टर एक्स ने कंपनी को कोई भी पैसा नहीं चुकाया, तो इस नजरिए से इसकी लागत जो है वह शून्य होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट पे, अंतर कंपनी लाभांश क्या होता है। अंतर कंपनी लाभांश सिंपल सी बात है, इंटर कंपनी, ये एक्स कंपनी है और ये वाई कंपनी है। ठीक है, तो एक्स कंपनी और वाई कंपनी है, तो ये जब आपस में एक दूसरे के शेयर्स खरीदेंगे, ठीक है ना, मतलब मिस्टर एक्स ने इसके 100 अंश खरीदे, इन्होंने खरीदे, और ऐसे मिस्टर वाई ने इनके 50 अंश खरीदे, तो जब लाभांश वितरण की बारी आएगी तो इसको देना, मिस्टर एक्स को देना भी है और मिस्टर एक्स को मिलेगा भी। सेम ऐसे मिस्टर वाई को जो है देना भी है और मिस्टर वाई को मिलेगा भी। तो ये जो कंसेप्ट होता है कि जब दो कंपनियां एक दूसरे के अंश खरीदती हैं और जब एक दूसरे से लाभांश का देना और मिलना दोनों शामिल होता है तो उसे बोलते हैं अंतर कंपनी लाभांश। तो जनरली जो हम ये जो चलता है वो सूत्रधारी और सहायक कंपनी वाले कंसेप्ट में चलता है। विनियोग कंपनियां जो होती हैं उनके उसमें यही कंसेप्ट चलता है, अंतर कंपनी लाभांश होता है। ठीक है, तो ये होता है अंतर कंपनी लाभांश। तो स्टूडेंट, ये है हमारी यूनिट 4